उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। जिस तरह से सपा सांसदों ने वंदे मातरम गाने का विरोध किया, उसके बाद से वो योगी के निशाने पर हैं। और आज फिर विधान परिषद से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सपा आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है, लेकिन देश की धरोहर से इन्हें नफरत है। धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। सीएम योगी ने जब समाजवादी पार्टी की पोल खोली तो अखिलेश मैदान में आए और सीएम योगी को जवाब देते हुए सवाल पूछ लिया। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, अमृतवाणी वाले, वंदे मातरम के लिए कुछ कहा होंगे? कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते थे कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था? दरअसल सरकार ने सरकारी योजनाओं में राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका विरोध किया है। इसी के बाद से अखिलेश योगी के निशाने पर है। और बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, उन पर 2017 से पहले के मुकदमे हैं। समाजवादियों ने उन्हें बचाया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नफरत फैलाना मुख्यमंत्री योगी का काम है, देश के शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं, और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते, गलती है समाजवादियों की, सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है, उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी में धाराएं थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी मौत के बाद अब उसके परिवार में बगावत की आग जलने लगी है, क्योंकि मुख्तार के बड़े भाई के बेटों में चुनावी टकराव दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले गाजीपुर की मोहम्मदाबाद से सपा विधायक सुहेब अंसारी के खिलाफ उनके ही बड़े भाई ने मोर्चा खोल दिया है। सुहेब के बड़े भाई सलमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि पिछले 4 सालों से मोहम्मदाबाद विधानसभा में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि 30,000 की स्ट्रीट लाइटें लगवाने में 1.5 लाख रुपए तक का खर्च दिखाया। इतना ही नहीं, 20 करोड़ की विधायक निधि से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पोस्ट के बाद माफिया फैमिली में 2 फाड़ दिख रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी हैं और उन्हीं के 2 बेटे सुहेब और सलमान हैं, जिनमें सुहेब 2022 में मोहम्मदाबाद से विधायक चुने गए हैं। अब देखना होगा माफिया परिवार में बगावत की ये चिंगारी बुझती है या और धधकती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर हवा में ही हिचकोले खाने लगा। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा लिया, लेकिन कुछ ही देर के लिए कहा जाए सबकी सांसें जरूर थम गई थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ ही अचानक पीछे जाने लगता है। वीडियो में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते ही पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे जाने के दौरान धूल का गुबार उठता है और हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए उस धूल के गुबार में छिप जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर में पायलट ने स्थिति को संभाला और हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल सीएम मोहन यादव खंडवा पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये वाकया सामने आया। एसआईआर को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक धरती आसमान एक करने वाली ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा झटका दिया है। आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर राज्य के मुख्य सचिव को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से सियासी घमासान तय है। ईसीआई की ये कार्रवाई एसआईआर के दौरान फर्जीवाड़ा करने, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के लिए की गई है। आयोग ने डॉक्टर सैफुर रहमान एईआरओ मुर्शिदाबाद, नीतीश दास एईआरओ फरक्का, दलिया चौधरी एईआरओ मैनागुड़ी, एसके मुर्शिद आलम एडीए सुती, सत्यजीत दास एईआरओ कैनिंग पूर्व, जॉयदीप कुंडू एफईओ कैनिंग पूर्व, देवाशीष विश्वास एईआरओ डेबरा को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी भी इन अधिकारियों पर आरोप लगा रही है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, एआई से आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, एईआरओ सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए।
SIR पर लगातार सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची और दिल्ली में धरना भी दिया था और अब चुनाव आयोग ये एक्शन लेकर अपना सख्त तेवर दिखा दिया है। दिल्ली में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कराकर भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया भर के टेक टाइकून दिल्ली में जुटे हुए हैं, जिसने AI सेक्टर में भी भारत को सुपर पावर होने की तस्दीक कर दी है। कहा तो अमेरिका ने भारत को अपनी उन्नत AI चिप्स पार्टनरशिप में Tier 1 सूची के बाहर किया था, अपने पहले AI समिट से बाहर रखा था और कहा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट कर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत के इस कदम के पीछे वो पीटर नवारो भी सकते में है, जो अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश पर कड़ी कार्रवाई की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन खुद अमेरिकी बेस्ड कंपनियों ने इन धमकियों को हल्के में लिया है। सुंदर पिचाई CEO गूगल, सैम ऑल्टमैन CEO OpenAI, शांतनु नारायण CEO एडोबी, बिल गेट्स फाउंडेशन, क्रिस्टियानो एमोन CEO क्वालकॉम, डारियो अमोडेई CEO एंथ्रोपिक, डेमिस हासाबिस CEO गूगल डीप माइंड। ये सब समिट का हिस्सा है। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके मंत्रियों की मौजूदगी ने दिखा दिया है कि भारत स्पेस और न्यूक्लियर में ही नहीं, AI में भी सुपर पावर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर घर में अवैध रूप से नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं और इसके बाद अब मोहम्मदगंज गांव में रहने वाले करीब 200 हिंदू परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है। यह मकान बिकाऊ है, ये ऐसा लिखा हुआ, ये इकलौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घर में अवैध रूप से फिर नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो उन्होंने पुलिस को भी दिया, लेकिन न तो पुलिस एक्शन ले रही है, न ही सुनवाई हो रही है। अब उन्होंने CM योगी से गुहार लगाई। योगी जी से मांग करते हैं कि हमारे लिए कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करें। कुछ दिनों से यहाँ गांव में पढ़ना चालू कर दिया, घरों में इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज ऐलान करके जाएंगे। यहाँ नमाज पढ़ी उसी मकान में पलायन कर देंगे। क्या करें, यहाँ सुनी नहीं रहे कोई हमारी। पहले भी इसी गांव में घर में नमाज का वीडियो आया था, तब पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन अब फिर से नमाज पढ़ी गई है, लेकिन अब उस घर पर ताला लटका हुआ है। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे आया है, लेकिन अब इस घर में ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन पुल के नीचे जमीन कब्जा कर अवैध मजार बनाने का एक मामला सामने आया है। मजार को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब गौरक्षकों दलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप जमीन कब्जाने के साथ ही गोकशी का भी लगा है और इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठन इस मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो इस पुल के नीचे की जमीन को घेरकर इस बियावान में भी बना दिया गया है। ये कमरा बनाकर इसको चारों तरफ से बाउंड्री करके एक रूम की शक्ल दे दी गई है। आसपास ये पूरा पुल है और यहाँ गौ रक्षक दल ने अभी एक आंदोलन भी किया था। पुलिस के मुताबिक मृत गायें नदी में बहकर यहाँ तक पहुँचती हैं। गोकशी का मामला नहीं है, लेकिन मजार की वैधता पर पुलिस ने भी चुप्पी साध ली है। कुछ स्थानीय लोग जरूर इसके पुराने होने का दावा करते हैं। ये वो बनी हुई थी गुफा। अच्छा, गुफा थी। हाँ, यहाँ से रास्ता था, यहाँ से गेट था, वो उसी साइड में थे, वहीं के वहीं। फिर इन पुल वालों ने कमरा बनाया। लेकिन हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। दोनों पक्षों का टकराव टालने के लिए पुलिस बल तैनात है, लेकिन विवाद के बाद मजार की वैधता की जांच भी तय है। मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर मोहन यादव सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब भोपाल में एक ऐसे ही अवैध मदरसे का खुलासा हुआ है जो कई सालों से यहाँ चल रहा था। इस पर अब गाँव वालों ने ताला जड़ दिया है। किस कारण से ये घर है या और... क्योंकि सरकारी जमीन पर बना ये मदरसा बिना किसी परमिशन के चल रहा था, जिसका विरोध जताते हुए इलाके के लोग यहाँ पहुँच गए। आपके पास परमिशन है इसकी? ये चीज ऐसी रहती है, ये आंगनबाड़ी टाइप है। परमिशन है क्या? परमिशन है क्या? इसकी कोई परमिशन नहीं रहती भाई। मदरसे की परमिशन होती है। ये मदरसा नहीं है मेरे भाई। तो फिर क्या है ये? तो मकतब है, बच्चों को जैसे घर घर पढ़ाते हैं हम, अब घर घर नहीं जा सकते भाई। मदरसा संचालक का अवैध इरादा जब पकड़ा गया तो सफाई देने लगे कि ये मदरसा है ही नहीं, जबकि यहाँ अलग अलग इलाकों से बच्चे पढ़ने आ रहे थे। वहीं इससे पहले ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत ने मदरसा संचालक को इसे बंद करने का फरमान भी सुनाया था। बावजूद इसके मदरसे को बंद नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पहुंचकर इस अवैध मदरसे पर ताला ही जड़ दिया। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वारदात में 4 लोग शामिल थे, ये पुलिस का कहना है। दीपक नाम के आरोपी ने फायरिंग की थी। रणवीर सिंह इस मामले में कनेक्शन नहीं है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। तो मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वारदात में 4 लोग शामिल थे, जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का केस। बिहार के एक सीनियर IAS अधिकारी के परिवार के साथ चार्टर प्लेन में घूमने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
आरजेडी के एक विधायक ने इसे सदन में उठाकर इसे रिकॉर्ड में लाने की मांग की है। मामले में जारी सियासत को लेकर अब सत्ता पक्ष सफाई देने में जुटा है। इस मुद्दे को आरजेडी विधायक ने सदन में उठाया तो हर कोई अवाक रह गया। क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? जिसके बाद से बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। मंत्री अशोक चौधरी के मुताबिक प्लेन में सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि वो और सीएम भी थे। उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? सत्ता पक्ष चाहे कितनी भी सफाई दे, आरजेडी नीतीश कुमार के अधिकारियों की लाट साहबी को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध ढांचों को जमींदोज कर दिया। साथ ही कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी कि दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम यही होगा। ये कार्रवाई फरीदाबाद के सेक्टर 79 के वर्ल्ड स्ट्रीट के पास की गई है, जहां अवैध रूप से कमर्शियल निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बुलडोजर ऐसा गरजा कि हर बार अवैध कब्जाधारियों की छाती को चीर रहा होगा। यहाँ 2 अवैध बैंक्वेट हॉल, एक गेम जोन और एक ढाबे को पीले पंजे ने एक के बाद एक बिना रुके जोरदार वार के साथ मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल डीटीपी विभाग को इस इलाके में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। अधिकारियों ने करीब 1 महीने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जब निर्माण को नहीं हटाया गया तो इनका सूपड़ा साफ कर दिया गया। इसके साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि नियमों के खिलाफ निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बीते साल से लेकर अब तक दी जाने वाली धमकियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नोएडा एसटीएफ ने 6 सट्टेबाजों को मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके गैजेट से ही ये थ्रेट मेल जनरेट हुए थे। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को दबोचा है। मुख्य आरोपी अमीश नेपाल का रहने वाला निकला। 2 और आरोपी केदारनाथ और लेखनाथ भी नेपाल के ही हैं। अनंत और साहिल गाजियाबाद के, जबकि दिव्यांशु आगरा का रहने वाला है। बीते साल और इस साल जनवरी तक ये गैंग कई स्कूलों को धमकी दे चुका है। एसटीएफ की टीमों ने हर धमकी के बाद स्कूलों की गहन तलाशी ली। हर बार ये थ्रेट हॉक्स निकले, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने दहशत फैला रखी थी। नोएडा एसटीएफ ने आरोपियों के ठिकाने से 4 लैपटॉप, 22 मोबाइल फोन, 2 नेपाली पासपोर्ट, 1 नेपाली पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेपाली नागरिकता पहचान पत्र और कैश बरामद किया है। ये गैंग अमेरिकी नामों से ईमेल आईडी चलाता था, वीपीएन और फेक जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करते था। हालांकि अभी तक फर्जी थ्रेट मेल के पीछे की मंशा का खुलासा नहीं हुआ है। शायद इस अफरा तफरी पर भी बेट लगते होंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का बुलेट चक्रव्यूह रचा गया और इससे अपराधियों का निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। जो इस चक्रव्यूह में फंसेगा उसका अंजाम क्या होगा, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता है। उसी कानून को मेंटेन रखने के लिए एक साथ 4 जिलों में अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रीटमेंट हुआ है और अब अपराधी खाकी के कंधों के सहारे चलने पर मजबूर है। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद पुलिस के चंगुल में आया। बदमाश पर सैनिक की हत्या का आरोप है। मामले में 4 अपराधी पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, अब इसका भी नंबर आ गया है। बरेली में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश पैरों के चलने के लायक नहीं बचे हैं। आरोपी ने 4 दिन पहले डकैती को अंजाम दिया था और योगी फोर्स ने 100 घंटे के अंदर उसका हिसाब कर दिया। मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान के दौरान अवैध पिस्टल सप्लायर गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में योगी फोर्स ने उन्हें लंगड़ा बना दिया। आरोपियों से स्कूटी और पिस्टल बरामद की गई है। बिहार के पटना में पिछले कुछ दिनों में सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो आज होटल ताज में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 आतंकी बम और गोली बरसाते होटल में घुस गए। लेकिन एटीएस की टीम ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया और बता दिया कि वो किसी भी हमले से लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरों में देखिए, होटल के गेट पर 3 नकाब पहने आतंकी घुस रहे हैं। तीनों के हाथों में गन है और घुसते हुए वो गेट पर बम फेंक देते हैं। बम फटने की आवाज सुनते ही वहां हड़कंप मच गया और आतंकी गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आतंकियों के होटल में घुसने की जानकारी मिलती है एटीएस की टीम को, तो वो फौरन मौके पर पहुंच जाती है और फिर आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू किया जाता है। देखिए, अंदर आतंकी है और बाहर एटीएस की टीम पूरी रणनीति बनाकर अंदर घुस रही है और आखिरकार आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों को बताया जाता है कि ये मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल जब भी होती है तो इसमें पूरी प्रक्रिया उसी तरह से की जाती है, तो लोग कहीं न कहीं इसे
तो दहशत में जाते हैं। उनके लिए एक मैसेज है कि लोग पैनिक नहीं रहें। मॉक ड्रिल इसीलिए थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बॉम्ब थ्रेट मिल रही थी और अगर कोई इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो उससे निपटने के लिए रिहर्सल की गई। और महाराष्ट्र के नासिक से इस समय की बड़ी खबर, अचानक छोड़ा गया डैम से पानी छोड़ने के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। जांच में जुटे हैं स्थानीय अधिकारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि डैम के जब गेट्स खोले गए तो ये जानकारी लोकल प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? लोगों की गाड़ियां कैसे बह गई? देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भी जुट गई है देखने के लिए, क्योंकि डैम के गेट्स अचानक खोले गए। अधिकारियों की लापरवाही जो है वो आम जनता की जान पर भारी है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और तनाव दूर करने की कोशिशें जारी हैं, दोनों के बीच कल दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले हरमुज स्ट्रेट में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने नेवल अभ्यास कर अमेरिका को चौंका दिया है। क्योंकि ईरान यहाँ किसी सामान्य अभ्यास की तरह नहीं बल्कि फुल स्केल में नेवल अभ्यास कर रहा है। ये अभ्यास उसी हरमुज स्ट्रेट में हो रहा है जो दुनिया का सबसे व्यस्त तेज कारोबार वाला रूट है। ईरानी सरकारी टीवी ने ईरानी नौसेना के इस व्यापक नौसैनिक अभ्यास का वीडियो भी जारी किया है। इस नौसैनिक अभ्यास में बड़े जहाजों से लेकर छोटे अटैक शिप शामिल हैं। टारगेट तय कर उन पर अटैक किया जा रहा है। इन अभ्यास का संचालन ईरानी नौसेना कमांडर मेजर जनरल पाकपुर कर रहे हैं। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक इस अभ्यास का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर है। साथ ही ईरानी नौसेना की स्ट्रेटजी और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता का भी टेस्ट किया जा रहा है। मतलब खामेनेई बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन मैसेज क्लियर है, अमेरिका उन्हें मादुरो ना समझे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बंगाल से है, जहां पूर्वी मेदिनीपुर का एक ट्रांसपोर्टर ममता बनर्जी की पुलिस से इस कदर परेशान है कि कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कारोबारी संदीप कुइला की कोर्ट से मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाए। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ममता की तृणमूल कांग्रेस और पुलिस से अपनी जान का खतरा है। ट्रांसपोर्टर संदीप कुइला करीब 300 ट्रक और 7 कंपनियों के मालिक होने का दावा करते हैं। संदीप कुइला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि वसूली देने से मना करने पर पुलिस ने उनका कारोबार ठप कर दिया। उनके ट्रक पड़े पड़े खराब हो गए। तृणमूल कांग्रेस के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग कर दी है। वहीं केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिलने पर खुद 1 लाख सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की इजाजत मांगी है। আমার নিজের সুরক্ষার জন্য, আমার কোম্পানির সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য, আমার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য আমি ওদিকে যেমন সেন্টার নিজ খরচায় 1 লক্ষ পর্যন্ত सिक्योरिटी पर्सनल रिक्रूट करते চেয়েছি। अब देखना होगा कि ममता की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शख्स ट्रांसपोर्टर की रिट पर हाईकोर्ट क्या आदेश सुनाता है। चेक बाउंस होने के एक पुराने मामले में राजपाल यादव को जहां जमानत मिल गई है, वहीं अब 10 साल पुराने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। कोर्ट ने 27 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अमीषा पटेल से जुड़ा ये मामला करीब 10 साल पुराना है। आपको बता दें कि 2017 में मुरादाबाद कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया था। शहर के इवेंट कंपनी की ओर से दाखिल शिकायत में कहा गया था कि साल 2017 में अमीषा पटेल ने मुरादाबाद में एक शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए 11 लाख रुपए फीस ली थी। फीस लेने के बावजूद अमीषा यहां परफॉर्म करने नहीं पहुंची थी। 11 लाख रुपए की रकम विभिन्न माध्यमों से उनको अदा कर दी गई थी। उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए के अतिरिक्त मांग की थी, जो कि हमने उनको नहीं दिए। एक्ट्रेस के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। करीब 2 साल पहले मुरादाबाद आकर अमीषा पटेल ने अपनी जमानत भी करा ली थी, लेकिन आरोप है कि इसके बाद अमीषा पटेल ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने फिर से उनका गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अमीषा पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च को तलब किया है। छत्तीसगढ़ के अलीराजपुर में पारिवारिक विवाद में एक शख्स मोबाइल टावर पर जा चढ़ा और कूदने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर जा पहुंची और काफी मशक्कत के बाद वो नीचे उतरा। लंकेश नाम का ये शख्स टावर के अंतिम छोर पर पहुंच गया था। परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ऊपर और ऊपर चढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। किसी अनहोनी की आशंका से वहां एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई। पुलिस की टीम माइक के जरिए उससे बात करने और समस्या सुलझाने का आश्वासन देने लगी, लेकिन शख्स टस से मस नहीं हुआ। क्या परेशानी तुम्हारी? फोन चालू करो और फोन लगाओ, नीचे उतरो वहां से। फोन नंबर दो उसको। बीच बीच में धमकी भी दी जाती। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और वीडियो बनाने लग गए।
जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को अफवाह न फैलाने और भीड़ न फैलाने की अपील कर वहां से हटाना भी शुरू कर दिया। काफी मान मनोबल के बाद शख्स नीचे उतरा, जिसे उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। अगली खबर वाराणसी से, जहां गंगा घाट से कुछ ही दूरी में दो नावों के बीच टक्कर हो गई। लापरवाही से हुए इस हादसे में एक छोटी नाव पर बैठे लोग नदी में डूबने लगे, जिन्हें फौरन रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तुलसी घाट के पास चप्पू वाली नाव एक मोटर बोट से टकरा गई। इस टक्कर के चलते चप्पू वाली नाव डूब गई और उस बोट में बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। वहीं मोटर बोट में मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को खींचकर नदी से बाहर निकाला और किसी तरह मोटर बोट तक लेकर आए। इसके बाद मदद के लिए वहां बाकी बोट भी पहुंच गई। गोताखोरों ने छलांग लगाकर बाकी लोगों को भी सुरक्षित दूसरी बोट तक पहुंचाया। अब बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद जो चप्पू वाली बोट नदी में डूबी थी, उसमें हैदराबाद से दर्शन के लिए आया एक परिवार मौजूद था। गनीमत रही कि समय पर परिवार के सभी 5 सदस्यों का रेस्क्यू कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। इमारत की पहली मंजिल से एक महिला नीचे गिर गई, जिसकी लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। शिफा नाम की महिला अपने घर की बालकनी में कपड़े सुखाने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो संतुलन खोकर सीधे नीचे आ गई। देखिए, एक आदमी और बच्चा दुकान में बैठा हुआ है, तभी ऊपर से कुछ भरभरा कर गिरता है। दोनों ही डर जाते हैं और देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि महिला नीचे गिर गई है। दुकानदार मदद के लिए लोगों को बुलाता है। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान मैच से फैंस को काफी उम्मीद थी कि मुकाबला रोमांचक होगा, लेकिन इस एक तरफा मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान की करारी हार के बाद खुद पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ऐसी ट्रोलिंग शुरू की कि वो इस हार को भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि इस हार के बाद पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देखिए कैसे पाकिस्तान की हार के तुरंत बाद फैन ने टीवी पर ईंट मार दी, फिर सभी ने मिलकर टीवी को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर हुडा शाह ने अपनी ही टीम की ऐसी इंसल्ट की है कि शर्म को भी शर्म आ जाए। मैच से पहले जिन फैंस का जोश हाई था, वो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। फैंस इतने दुखी हैं कि अब अपने ही खिलाड़ियों को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इस बार भी एक गलतफहमी पाल रखी थी, उनकी टीम जीत जाएगी और वो केक काटेंगे, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने टूट गए। ये लड़कियां पूरे स्वैग में हरी टी-शर्ट पहनकर मैच देख रही थी। जैसे ही पाकिस्तान मैच हारा, जज्बात, माहौल सब बदल गया। भारत से मिली करारी हार के बाद रात भर पाकिस्तानियों को नींद नहीं आई, क्योंकि ये गम की रात बहुत लंबी है। हार के बाद पाकिस्तानी फैंस के गुस्से का सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहा है वो है बाबर आजम। उम्मीदों का बोझ लेकर उतरे बाबर सिर्फ 5 रन बना पाए और अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हार से पाकिस्तानी इस कदर भड़के हैं कि जब उनसे पूछा गया कि टीम से किस प्लेयर को निकालना चाहिए तो उन्होंने नाम ले डाला। कुछ को तो बाबर आजम से नफरत हो गई। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा हाल है कि बाबर उन्हें मिल जाए तो खुदा जाने उसके साथ क्या करें। हार के बाद पाकिस्तानियों का दर्द ऐसा छलक रहा है कि भुलाए नहीं भुलाया जा रहा। हार का दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी अब मान लिया है कि ये टीम कभी भारत से जीत नहीं पाएगी और इसीलिए अब मांग पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बदलने की होने लगी है। मैच से पहले जिन फैंस का जोश हाई था, वो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कोस रहे हैं। कुछ का हाल तो इतना बुरा था कि स्टेडियम में ही जोर जोर से रोने लगे। पाकिस्तान के लोग इस कदर गुस्से में पागल हो गए कि टीम ही खत्म करने की मांग कर दी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हार के बाद पाकिस्तान की सीनियर तिकड़ी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने दामाद शाहीन की भी क्लास लगा दी और उन्हें टीम से बाहर निकालने के लिए कह दिया। अफरीदी ने कहा कि वो इन तीनों को बाहर बिठाकर आने वाले मैचों में जूनियर खिलाड़ियों को मौका देंगे। शाहीन अफरीदी के साथ पाकिस्तान की जनता ने भी शाहिद, बाबर और शादाब खान को टीम से बाहर करने की नसीहत दे दी है। लोग हार से इतने सदमे में हैं कि पाकिस्तान में लाइव शो के दौरान भारत की जीत पर तालियां बजने लगी। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी हो या फिर अधिकारी, और उसी लॉ एंड ऑर्डर के तहत एसओजी प्रभारी समेत 8 लोगों को आज निलंबित कर दिया गया। दावा है कि एसओजी ने कबाड़ी से 30,000 की अवैध वसूली की थी। लेकिन योगी के राज में भ्रष्टाचार करना या रिश्वत लेना मतलब कानून हाथ में लेना है और ऐसे लोगों को सीएम वार्निंग दे चुके हैं। गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद
दरअसल बिलारी का रहने वाला एक कबाड़ी मोबाइल फोन की प्लेट कट्टे में लेकर जा रहा था, तभी एसओजी की टीम ने उसे पकड़ लिया। एसओजी की टीम ने उससे 30,000 रुपए वसूले। पैसे वसूलने के बाद भी मोबाइल प्लेट से भरा कट्टा अपने पास रख लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एसपी बिश्नोई से की थी। एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसओजी प्रभारी समेत 8 लोगों की टीम को निलंबित कर दिया। यानी मैसेज साफ है कि योगी के राज में न कानून का डंडा सबके लिए बराबर है, जो अपराध करेगा उस पर वैसा ही एक्शन होगा। अब आपको उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में वन विभाग की टीम और लकड़ी माफिया में हुए एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लकड़ी तस्करी रोकने गए वन कर्मियों पर तस्करों ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, फायरिंग करते हुए बेखौफ हथियारबंद लकड़ी तस्कर वन कर्मियों के पास पहुंच गए और उन पर बंदूकें तान दी। बात की बात करो, बात की बात। अरे बात करो। वन कर्मियों के जवाब देने पर लकड़ी तस्कर वापस जंगलों की तरफ भागने लगे, जिसके बाद वन कर्मियों ने भी हमला बोल दिया। करने दो। वन विभाग को खबर मिली थी कि बाजपुर इलाके में अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। एक्शन लेते हुए जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची, लकड़ी तस्कर मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लौटकर उन्होंने वन कर्मियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और तस्कर भाग खड़े हुए। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से पुलिस ने 150 किलो नशीला पदार्थ भी बरामद किया। पुलिस ने नाकेबंदी कर जब इन तस्करों को रोकना चाहा तो ये बैरिकेड तोड़कर भागने लगे। पुलिस ने भी कार का पीछा किया और फायर कर टायर पंचर करते हुए कार को टोल प्लाजा में ही रोक दिया। फिर कार को घेरते हुए डंडे बरसाने शुरू कर दिए ताकि कार में बैठे तस्करों को हमला करने का कोई मौका न मिले। फिल्मी अंदाज में हुई तस्करों की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें पुलिस टीम तस्करों की कार को चारों तरफ से घेरे हुए नजर आ रही है। कार पर डंडों से हमला कर तस्करों को बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इतने में एक पुलिस वाला पत्थर से भी कार के शीशे पर वार करता हुआ दिखाई दिया। बीच सड़क पुलिस और तस्करों में हुई इस मुठभेड़ से वहां हड़कंप मच जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 तस्करों के पास से 150 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया। अब पूछताछ में मालूम हुआ है कि नशे की ये खेप 12 के रास्ते पंजाब ले जाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबे फेल कर दिए। हरियाणा के पलवल गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी से परेशान हैं और बीमारी ऐसी कि 15 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने शिविर लगाकर अब जांच अभियान शुरू किया है। ये उसी छेसा गांव में लगे कैंप की तस्वीरें हैं, जहां लोगों को चेकअप किया जा रहा था। सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि मौतों के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन 20 मौतों से ग्रामीणों में दहशत है। मौतें हमारे यहाँ पे काला पीलिया से हो रही हैं और करीब गांव में 20 डेथ हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रही है और उन्हें पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच के लिए भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने भी गांव का दौरा किया है। जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ग्रामीणों के बीच अफवाह भी फैल रही है कि मौत रहस्यमयी बीमारी से हो रही है, तो कुछ इसके पीछे दूषित पानी बता रहे हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट जागरूकता अभियान चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक फर्जी अस्पताल के संचालन का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा तब हुआ जब यहां के एक फर्जी डॉक्टर ने प्रसूता का ऑपरेशन किया और उसकी मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने अब इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स ने इसी क्लिनिक में एक महिला की जान ले ली। हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध तरीके से संचालित इस अस्पताल का डॉक्टर BA पास है, जबकि सहायक इंटर पास। चंद रुपए कमाने के चक्कर में इस फर्जी डॉक्टर ने इस महिला की जान ले ली। इस फर्जी अस्पताल में बड़े पैमाने पर मरीजों का इलाज होता था, लेकिन जब इस केस में महिला की हालत बिगड़ी और एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाते वक्त मौत हुई, तो ये पूरा मामला सामने आ गया। पाया गया कि ना ही वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, ना ही वो नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है और उनकी क्वालिफिकेशन भी MBBS नहीं है, वो शायद 12th पास है। दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पारिवारिक विवाद उस समय ड्रामे में बदल गया जब पत्नी की विदाई कराने ससुराल पहुंचे पति ने गुस्से में बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। नौबत ये आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा।
टावर पर चढ़ा ये शख्स विश्राम है, जिसे टावर पर चढ़ा देख अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और विश्राम को समझाने बुझाने में जुटी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आप कहोगे आपकी पूरी मांग पूरी कर दी जाएगी। आइए विश्राम, आ जाओ बेटे, नीचे आओ, धीरे धीरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब अभी तुरंत कहोगे तुरंत टेम्पो मंगा के विदाई करा देंगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा, गारंटी है। अरे कोई थाने नहीं लेके जाएगा। नहीं आ जाओ, मैं अब तुम्हारी पत्नी को भी समझाऊंगा, आ जाओ। काफी देर बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। दरअसल ये अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया तो गुस्से में युवक अचानक से पास के बिजली टावर पर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अनोखी घटना घटी, जहां शादी की रस्में पूरी होने के बाद पता चला कि दूल्हा असल में किन्नर है और इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच गया। बाराती धीरे धीरे मौके से खिसक गए। जब गाजे बाजे के साथ ये बारात पहुंची और रस्में पूरी हुई, जब सुबह दुल्हन की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी किन्नरों की एक टोली नेक लेने के लिए पहुंच गई। दूल्हे को देखते ही किन्नरों ने उसे पहचान लिया और दावा किया कि ये युवक पहले उन्हीं की टोली का हिस्सा था और उसके साथ ढोलक बजाया करता था। आरोप है कि इस दौरान दूल्हे के परिवार वालों ने बात छिपाने को लेकर किन्नरों को पैसा देने की भी कोशिश की, लेकिन किन्नरों ने ये पोल खोल दी। जब किन्नर लोग आए तो वो सब 23,000 रुपये इन्होंने दिया, तब हुआ से पोल खुल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। घंटों चली बातचीत के बाद समझौता हो गया। राजस्थान के भिवाड़ी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां केमिकल फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद भीषण आग लग गई। आग का तांडव ऐसा कि कई मजदूर इसमें जिंदा जल गए। केमिकल फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के विकराल तांडव की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग कई जिंदगियों को निगल चुकी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जांच में मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग सामग्री मिलने के बाद खुलासा हुआ कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम भी चल रहा था। आग इतनी भीषण थी कि अंदर जले मजदूरों के सिर्फ कंकाल ही बरामद हुए। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि लापरवाही की एक चिंगारी कई घरों के चिराग बुझा देती है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को के हॉस्टल में भीषण आग लगी है। आग के बाद यहाँ अफरा तफरी मची है। बचने के लिए लोग खिड़कियों से कूद गए हैं। अफरा तफरी में 6 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगने के बाद ये धुआं जो उठ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे, उसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महुआ में 65 लाख की भारी भरकम कीमत से पानी की एक टंकी बनवाई गई थी और इस टंकी के निर्माण में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का दावा किया जा रहा था, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब टेस्टिंग के 1 दिन बाद ही टंकी झरने की तरह बहने लगी। टंकी बनाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और नतीजा वही ढाक के 3 पार। जिस टंकी का काम पानी को स्टोर करना था वो तो झरना बन गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई ये टंकी 1 दिन में ही जवाब दे गई। अब इसे भ्रष्टाचार का झरना कहें या लापरवाही वाली दरार, जिसने जनता के ही 65 लाख रुपए को पानी पानी कर दिया। इस टंकी के रिसने से विकास के दावों और जमीन पर हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया। झरने में तब्दील हुई इस टंकी पर लोगों का कहना है कि टंकी का फटना सिर्फ निर्माण की गलती नहीं बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की चूक है। महोबा में टंकी के झरना बनने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। उनका आरोप है कि ये टंकी भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा सकी। अब बड़ा सवाल यह है कि झरने वाली इस टंकी पर जिम्मेदारी तय होगी या मामले की जांच फाइल में दबकर गुमनाम हो जाएगी। बिहार के वैशाली में भी सड़क एक युवक पर अफसरशाही का जोर देखने को मिला। यहाँ बीडीओ ने युवक पर जमकर थप्पड़ बरसाए। युवक पैर छूकर बीडीओ से माफी मांगता रहा, लेकिन बीडीओ पर तो मानो जैसे पद का गुरूर छाया हुआ था। पहला थप्पड़, फिर उसके बाद उल्टे हाथ वाला तमाचा और फिर युवक को गाड़ी पर जबरन बैठा लिया। बीच सड़क दबंगई दिखाने वाले ये महनार के बीडीओ हैं। अब अफसर हैं तो पद की हनक तो दिखानी बनती है, इसलिए लगे युवक को दनादन थप्पड़ बरसाने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस युवक ने ऐसी क्या खता कर दी कि बीडीओ साहब गुस्से में लाल हो गए। दरअसल इस युवक ने बीडीओ साहब की गाड़ी को हल्का सा टच कर दिया था। अब इतना महापाप कर दिया तो सजा तो बनती है, बस फिर क्या था। बीडीओ साहब लगे थप्पड़ बरसाने। बेचारा युवक गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन बीडीओ का दिल कहाँ पसीजने वाला था।
न पुलिस कार्रवाई, न कोई केस, न कोर्ट कचहरी का चक्कर। वीडियो साहब तो ऑन द स्पॉट हिसाब करने लग गए। शायद खुद को कानून से ऊपर समझ रहे होंगे। सवाल तो यही है कि सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों को क्या कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस मिल गया है। हरियाणा के हांसी में पुलिस चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद एसआई तैश में आकर चालान काटने लगा। यहां तक कि बैंक मैनेजर को पीएम से जाकर शिकायत करने की धमकी दी। सारे कागज है मेरे पास में, अब सारे दिखाने को तैयार हूँ। बताओ क्या देखना आपने? इसे ऐसे बताओ, मेरी शिकायत कर दी आप। शिकायत हो जाए आपस की। मेरे से बड़ा ऑफिसर है तू प्रधानमंत्री तक चल दिए। एसएचओ गुस्से से तमतमाए हुए हैं। उधर बैंक मैनेजर इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसएचओ साहब उनसे तमीज से पेश नहीं आ रहे। आम आदमी के साथ आप इज्जत से बात क्यों नहीं करते? आपसे बात करोगे? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आप सही यहाँ के कुछ भी हो, मेरे को क्या पता। बहस के चलते एसएचओ साहब का पारा ही हाई हो गया। चलान कर, चलान कोई डीएल का देख, डीएल को ऑफलाइन ऐसे चढ़ा देना। ऑफलाइन वैलिड डीएल दे रखा है विदाउट सीट बेल्ट। और देख लाइट चेक कर इसकी। पूरा मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। अब देखना है कि क्या एक्शन यहां होगा। झारखंड के रांची में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं से दहशत फैलाने वाले गैंग पर पुलिस ने तगड़ा वार किया है। अमन साहू गैंग के खास गुर्गे रह चुके कटप्पा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के 2 और अपराधी हत्थे चढ़े हैं। रंगदारी मांगने और फायरिंग करने वाले इस गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनके पास से एक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें अमन साहू का खास रहा कटप्पा अब राहुल गैंग का खास था। कटप्पा गिरोह का मास्टरमाइंड था और ये अमन साहू गिरोह का खास गुर्गा है, जो कि व्यवसायियों की रेकी करता, हथियार सप्लाई की कड़ी संभालता था। वहीं आरडीएक्स का काम शूटर उपलब्ध कराना था, जबकि पंकज हवाला के जरिए रंगदारी की रकम देश विदेश में ट्रांसफर करता था। बता दें कि गैंग के कुछ सदस्यों को पुलिस ने कुछ दिन पहले भी गिरफ्तार किया था। इनका सरगना राहुल विदेश में छिपा बैठा है। अब सवाल है कि क्या इस कार्रवाई से रांची में रंगदारी नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह से खत्म हो पाएंगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 315 बोर के देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 देसी कट्टे पुलिस ने उन आरोपियों के पास से जब्त किए हैं जो कट्टा गैंग चला रहे थे। बरामद हथियारों और सामान की कुल कीमत करीब 52,000 रुपए आंकी गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग अवैध हथियारों के साथ इलाके में मौजूद हैं। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को दबोच लिया। सख्ती से पूछताछ की तो उसने बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ये कार्रवाई की गई। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए हैं और किन वारदातों में इस्तेमाल होने वाले थे। बेंगलुरु में एक मैटरनिटी फोटोशूट के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक परिवार जब दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहा था और तभी उन्होंने अपना पहला बच्चा खो दिया। स्वाति और उनके पति चरण अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। फोटोशूट के लिए एक लोकेशन तैयार की गई थी, जहां एस्थेटिक्स के लिए एक छोटा पानी का पूल भी बनाया गया था। स्वाति, जो 8 महीने की गर्भवती हैं, फोटोशूट में बिजी थी। उनका 3 साल का बेटा लक्ष्मीर पास ही खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक फिसलकर पानी के पूल में गिर गया। स्वाति को कुछ देर में अपने बच्चे का ख्याल आया तो फिर बच्चे की तलाश शुरू की। वहां मौजूद फोटोग्राफर्स या परिवार के सदस्यों में से किसी का भी ध्यान बच्चे पर नहीं गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बच्चा डूब चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि फोटोशूट के दौरान सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। क्या फोटोग्राफी टीम या आयोजकों की तरफ से लापरवाही हुई थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पुलिसकर्मी का शर्मनाक वीडियो सामने आया। वर्दीधारी खुद चोरी करते हुए पकड़ा गया। यूपी की एक एक्सप्रेस ट्रेन से सामने आई ये घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है। ये मामला ट्रेन नंबर 20403 प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस का है, जहां फतेहपुर स्टेशन के पास B1 कोच में सफर कर रहे पुलिसकर्मी ने रेलवे का सामान ही चुरा लिया। पुलिसकर्मी ने 2 तकिए और 2 पैकेट बेडशीट चुराकर अपने बैग में छिपा लिए, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट को उस पर शक हुआ। जब बैग की तलाशी ली गई तो माफी मांगने लगा। अब मैं क्षमा चाहता हूँ साहब, जीवन में कभी ऐसा कार्य यदि हो गया है तो आप नहीं बोलेंगे। अगर एक भी रेलवे से निकल रही तो प्रॉपर कार्रवाई होगी, मैं बता दे रहा हूँ। क्या है, खोलो नहीं से भाई, पूरा खोलिए। सब तकिया पड़े हैं सब। ओ तकिया है, तकिया है, खोलो इसे। ओ तकिया भी चोरी करते हो? 3-4 रुपए की। अब कहाँ से चोरी करके लेके आए ये बताओ। सच सामने आते ही आरोपी पुलिसकर्मी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आरपीएफ ने केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। देखना होगा कि क्या इस वर्दीधारी चोर पर सख्त कार्रवाई होगी।
भारत में आवारा कुत्तों का आतंक अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा खतरा साबित हो रहा है। एक बार फिर ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला गली में खड़े होकर आराम से फोन पर बात कर रही थी कि तभी अचानक से ही एक आवारा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस पर झपट पड़ा। कुत्ते ने पहले महिला का पैर पकड़ा और फिर वो दूसरे पैर पर भी हमला करने लगा। महिला चीखती रही और जान बचाकर भागने की कोशिश करती रही, लेकिन कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था। आसपास के लोग बाहर आए और बड़ी मुश्किल से कुत्ते को भगाया। देखा जाए तो भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। WHO के मुताबिक 18 से 20 हजार मौतें हर साल रेबीज से होती हैं। इसमें 99% केस आवारा कुत्तों के कारण होते हैं और इसके लिए स्टेरिलाइजेशन और शेल्टर प्लान जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सख्ती दिखा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो रेबीज का खतरा और मासूम जिंदगियां दांव पर रहेंगे। दिल्ली में गला घोटू गैंग का आतंक देखने को मिला। यहां बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाकर लूटपाट की और घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें गला घोटू गैंग के बदमाशों ने सड़क से गुजर रहे युवक को घेर लिया। इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मौजपुर इलाके से जो वीडियो सामने आया है उसमें सुनसान सड़क से जा रहे शख्स को दो बदमाशों ने अचानक पीछे से गला दबाकर सड़क जमीन पर गिरा दिया। इस बीच तीसरा बदमाश भी पहुंच गया। इसके बाद तीनों मिलकर शख्स को नीचे गिरा लेते हैं और उसकी जेबें टटोलने लगते हैं। आरोपियों ने उसकी जेब से 2500 रुपए कैश और बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक हिस्ट्री शीटर को बम बनाना भारी पड़ गया। हिस्ट्री शीटर शहनवाज मलिक अपने घर की छत पर बम बना रहा था और इस दौरान अचानक से वहां पर तेज धमाका हुआ जिसमें वो बुरी तरह घायल हुआ। इस दौरान धमाका इतना जोरदार था कि जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और धमाके में घायल लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में धमाका हुआ कुख्यात हिस्ट्री शीटर उसी मकान में रहता था और धमाके में उसके परिवार के 3 लोगों के साथ वो खुद भी बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला बीते 27 जनवरी की शाम का है, जब धमाके के बाद पूरा इलाका दहल उठा था। वहीं अब इस धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में NIA ने भी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच तेज कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि कुख्यात अपराधी के ठिकाने पर इतना विस्फोटक आया कहां से।